ठीक है, तो ये चार तरह के हमारे पास कर्व आ गए। अब इन्हीं चार को देखते हुए आप इनका अपोजिट वाला कर्व खुद भी बना सकते हैं, और इस तरह के कर्व टाइट्रेशन कर्व बनाने के लिए समटाइम आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, लाइक इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट कर्व के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, लेकिन बेस हमसे स्टार्ट किया है, अगर बेस से स्टार्ट किया है, पीएच हमने अबव से स्टार्ट किए। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एक और ग्राफ बन सकता है जब हम क्या कर रहे हो, एसिड के बजाय हम उसके अंदर बेस ऐड कर रहे हो। अगर बेस की एडिशन होगी, दैट इज के स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास एसिड है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व बनेगा, उसमें पीएच हमारी लोअर से स्टार्ट होगी, हायर जाएगी थोड़ी सी, एंड 7 के बाद एंड देन अगेन पीएच 12। ठीक है, सो इसका अगर आप देखो बिल्कुल अपोजिट ग्राफ बना है। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं इसका मिरर इमेज भी हो सकता है, जो स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके का ग्राफ बन रहा है हमारे पास, इसका मिरर इमेज। इसी तरीके से यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को हम ऐड कर रहे थे वीक बेस के साथ, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर वीक बेस को ऐड करना स्टार्ट करें तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास लो पीएच दे रहा होगा, एंड देन फिर हमारे पास हाई जाएगी, और हाई बहुत हाई नहीं जाएगी, बहुत हाई में दैट इज के वो पीएच 7 के बाद पीएच 8 तक जाएगी, पीएच 10 12 तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, अगर वीक बेस है। इसी तरीके से वीक एसिड है तो पीएच 3 4 तक जाती है, लाइक दिस, पीएच 3 4 तक जाती है, पीएच 1 एंड 2 तक नहीं पहुंचती। तो इस बात का ख्याल रखना और ये देखना है कि हम किस चीज को ऐड कर रहे हैं। अगर हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो यकीनन स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। अगर हम बेस ऐड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, ये वाली टाइट्रेशन हम नहीं कर रहे थे वीक एसिड एंड वीक बेस पे, लेकिन टाइट्रेशन कर्व किस तरीके का आएगा, पीएच हमारी कैसे चेंज होगी, उसको हम फिर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर अब आ जाते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, कि अगर हम सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की बात करें, हमने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया है, HCl लिया है। स्टार्ट ग्राफ को देख के बता सकते हैं आप। ठीक है, HCl में हम क्या कर रहे हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, तो इनिशियली हमारे पास पीएच लो आ रही है, पीएच बढ़ती जा रही है, एंड देन 25 ml के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, इक्वलेंस पॉइंट आ गया। उसके बाद हम मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, पीएच मजीद बढ़ जाएगी, दैट इज 12 से बढ़कर 12.5 तक मैक्सिमम ये पीएच गई है। अब इसके अंदर अगर हमें पता हो, जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो दो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ बेस। और दोनों में से किसी ना किसी एक की कंसंट्रेशन, वॉल्यूम हमें दोनों के मालूम होंगे, लेकिन कंसंट्रेशन हमें किसी एक की मालूम होगी और दूसरे की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें और हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 20 ml 0.1 मोलर का HCl आप टाइट्रेट कर रहे हैं, दैट इज HCl वो हमारा रिएक्टेंट है जिसकी हमें कंसंट्रेशन भी पता है और हमें इसका वॉल्यूम भी पता है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन भी पता है और हमें इसका वॉल्यूम भी पता है। हम ये ले लेते हैं HCl का। फिर इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम हमें यहाँ से नजर आ रहा है, कितना ml कंज्यूम हुआ, 25 ml, जो ग्राफ से हमारे पास आ गया। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो हम हमेशा नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, जिसका कंसेंट्रेशन एंड वॉल्यूम दोनों मालूम है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मिलीमोल मेथड अप्लाई करेंगे, दैट इज मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मिलीमोल ऑफ HCl से स्टार्ट किया, 20 ml को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, वी आर हैविंग 2 मिलीमोल, एंड मिलीमोल ऑफ HCl रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, 1 मिलीमोल HCl 1 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट कर रहा है, दैट इज 1:1 का रेशियो है। अब अगर हमारे पास 2 मिलीमोल HCl थे तो उन 2 मिलीमोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या उन्होंने जो न्यूट्रलाइज किया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को, वो भी कितना होगा, 2 ही मिलीमोल होगा। सो 2 1 की जगह पे हमने क्या लिखा, 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 लिखा, दैट इज दोनों जगह पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड थे हमारे, जो कि कंज्यूम हुए हैं HCl को 20 ml 0.1 मोलर HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बट सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है वो कितना है, 25 ml। अगर हमें कंसेंट्रेशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसके अंदर मिलीमोल इक्वल टू ml वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी है,
मोलैरिटी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, मिलीमोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बट जिसका मिलीमोल है उसी के वॉल्यूम से, जिस तरीके से यहाँ पे जिसकी मिलीमोल थे उसी जिसकी मोलैरिटी थी उसी के वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी हमें जिसके मिलीमोल्स हैं उन्हीं की मोलैरिटी से उसी के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। तो 2 मिलीमोल्स को 25 से डिवाइड किया, वी आर हैविंग 0.08 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हमने ये टाइट्रेशन की है तो हम यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम कंडीशन के अंदर अगर हमें HCl की कंसंट्रेशन मालूम करनी हो, अब यहाँ पे क्या हुआ, एसिड हमने चेंज कर दिया, मोल रेशियो क्योंकि डिफरेंट हो गया है, हम सल्फ्यूरिक एसिड को टाइट्रेट किया हमने और कंसंट्रेशन हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की पता है इस दफा 0.1 मोलर, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कंज्यूम हुआ है यहाँ पे पता है हमें 25 ml। दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड की दोनों चीजें पता है, कंसंट्रेशन भी वॉल्यूम भी। जो सेकंड हमारे पास क्या है, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड के सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पता है कि कितने ml सैंपल हमने लेके टाइट्रेट करना स्टार्ट किया। तो अब हम इसको टाइट्रेट कर रहे हैं, अब हमें क्या पता होगा, सेम कंडीशन है, बीकर में ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड को लिया था लेकिन टाइट्रेशन के लिए हमें जो नोन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्टार्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल पहले कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से मोलैरिटी से, वी आर हैविंग 2.5 मिलीमोल। अब यहाँ पे मोल रेशियो भी डिफरेंट है, दैट इज 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के। सो मोल रेशियो हम लिखेंगे 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल 1 मिलीमोल सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास 2 मिलीमोल्स नहीं है बल्कि क्या है 2.5 मिलीमोल्स हैं। तो हम यहाँ पे जो 2 है ये दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू हाफ मिलीमोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और दोनों तरफ 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, सो वी आर हैविंग 2.5 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड विल हैव 1 डिवाइडेड बाय 2 into 2.5 मिलीमोल सल्फ्यूरिक एसिड। सो इससे क्या हुआ, मोल रेशियो अप्लाई करते हुए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मिलीमोल्स आ गए जो कि 20 ml के अंदर मौजूद थे। 20 ml के अंदर 1.25 मिलीमोल सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। तो मिलीमोल को डिवाइड कर दें अगर वॉल्यूम से तो हमारे पास कंसेंट्रेशन आ जाएगी, दैट इज मिलीमोल डिवाइडेड बाय 20। सो कंसेंट्रेशन इज 0.0025। सो इट इज द कंसेंट्रेशन। तो सेम मेथड है, सेम तरीके का ग्राफ है, लेकिन दोनों में कैलकुलेशन हमारी डिफरेंट हुई क्योंकि डिपेंड कर रहा है कि दोनों में टाइट्रेशन डिफरेंट थी। एक में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने सल्फ्यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन निकाली, एक में हमने HCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन निकाली। ये यूजुअली हम फॉलो कर रहे होते हैं लैब के अंदर। इसी तरीके से अगर हमारे पास वीक एसिड हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल अगर हमारे पास कोई वीक एसिड है उसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास टाइट्रेशन कर्व इस तरीके का आता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। अगर हमारे पास अब एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं कि 20 ml एसिटिक एसिड हमारे पास मौजूद है जिसको हम 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट कर रहे हैं। अगेन हमें कंसंट्रेशन नहीं मालूम, एसिड की कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है। हमने इसके अंदर बेस ऐड करना स्टार्ट किया, 25 ml के ऊपर ही इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है यहाँ पर भी। सो अगेन मिलीमोल्स 2.5 मिलीमोल्स होंगे। मोल रेशियो यहाँ पे लेकिन क्या है 1:1 का है क्योंकि एसिटिक एसिड सिर्फ एक ही वाला प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर रहा होता है, ठीक है। ये 3 प्रोटॉन वो डोनेट नहीं करता। तो मोनो कह रहे होते हैं तो 2.5 मिलीमोल NaOH के लिए 2.5 मिलीमोल एसिडिक एसिड ही रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। एसिडिक निकाल सकते हैं एसिडिक एसिड की 2.5 डिवाइड बाय 20 and we are having the concentration 0.125 मोलर एसिडिक एसिड। अब जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है तो एक और कंडीशन हमारे पास आ रही होती है, दैट इज कि हमारे पास बफर जनरेट हो रहा होता है। बफर की एग्जाम्पल डेफिनेशन अगर हम बात करें कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन बेसिकली मिक्सचर है एक एसिड का उसके कॉन्जुगेट बेस के साथ या फिर एक बेस का उसके कॉन्जुगेट एसिड के साथ। जब एक बेस रिएक्ट कर रही होती है वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। बफर काम क्या करता है, बफर रेजिस्ट कर रहा होता है अपनी पीएच चेंज होने के लिए। जब भी हम बफर की बात करते हैं हम यूज कर रहे होते हैं पीएच डिटरमाइन करने के लिए हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन।
क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास कोई वीक एसिड है या वीक बेस है वो फुली डिसोसिएट नहीं होता बल्कि पार्शियली डिसोसिएट होता है। अगर हम इधर एसिड को कंसीडर करें, एक एसिड है हमारे पास जो कि अगर एसिडिक एसिड है तो CH3COO को हमने क्या किया है, ए से रिप्रेजेंट किया है। तो कोई भी वीक एसिड हो सकता है, तो इसलिए जनरली हमने उसको ए कह दिया और जो प्रोटॉन वो डोनेट कर रहा है उसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। सो HA जो है वो डिसोसिएट होकर क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन प्लस ए नेगेटिव, दैट इज हो सकता है एसिटेट आयन, हो सकता है फ्लोराइड आयन हो, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। अब क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। दैट इज वो जो प्रोटॉन है और जो हमारे पास एनाइन है वो दोनों आपस में रिएक्ट करके कंबाइनली क्या बना सकते हैं, एसिड भी बना सकते हैं। अच्छा, एसिड की डेफिनेशन पे जाएं तो एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, और बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोटॉन डोनर डोनेशन की कह सकते हैं कैपेबिलिटी रखता है। और अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखें ए नेगेटिव को, तो ये क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है। ये क्या है, ये हमारे पास एसिड है, वीक एसिड। तो वीक एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस का अगर मिक्सर ले लें तो वो हमारे पास बफर कहलाता है। और बफर जो है पीएच चेंज में रेजिस्ट करते हैं। कैसे रेजिस्ट करते हैं, कि अगर हमने क्या किया, हमने किसी बफर सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड ऐड कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बफर सॉल्यूशन में ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कॉन्जुगेट बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे पास क्वांटिटी ऑफ द एसिड इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बेस ऐड करेंगे तो बेस में क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन जो है कंज्यूम हो जाएंगे, ये वाला एसिड हमारे पास क्या करेगा, उस बेस का रिएक्ट करेगा और रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें एसिड भी है, बेस भी है, दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रेट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। और कोई भी एसिड या कोई भी बेस अगर हम उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका एक्शन उसको खत्म कर देता है बाय रिएक्टिंग विद एसिड और कॉन्जुगेट बेस के साथ। ठीक है, लेकिन बफर के लिए जरूरी है कि वहां पे कंपेरेबल अमाउंट होना चाहिए। दैट इज ये कॉन्जुगेट बेस या फिर सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है और जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे के कंपेरेबल होनी चाहिए विद इन अ फैक्टर ऑफ 10। दैट इज अगर मैंने 2 ml एसिटेट आयन लिया है तो और 2 ml एसिटिक एसिड लिया है तो हमारे पास बफर बन सकता है। अगर मैं 2 ml एसिटेट आयन लूँ और 100 ml एसिटिक एसिड ले लूँ तो दोनों की कंसंट्रेशन में एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी विद इन अ फैक्टर ऑफ 100। तो ऐसी कंडीशन में वो बफर हमारा सिग्निफिकेंट बफर एक्शन नहीं रख रहा होगा, दैट इज के वो पीएच को इतनी आसानी से चेंज होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दोनों विद इन अ फैक्टर ऑफ 10 होने चाहिए। अब बफर की पीएच अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बफर बनता कैसे। ठीक है, बफर दोनों तरीकों से बन सकता है। एक, हमने वीक एसिड लिया, हमने उसको उसके कॉन्जुगेट बेस के साथ मिक्स कर दिया, लाइक एसिडिक एसिड को सोडियम एसिटेट के साथ मिक्स कर दिया, हमारे पास बफर बन गया। एक दूसरी तरीका क्या होता है कि हम एक वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं। ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, जिस तरीके से यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रीजन है हमारे पास जिसके अंदर वीक एसिड अभी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ और इसके अंदर हम बेस चूंकि ऐड कर चुके थे, तो वीक एसिड जो रिएक्ट कर रहा था वहां पे उसका कॉन्जुगेट बेस भी वहां पे जनरेट हो रहा था। तो ये रीजन वीक एसिड की जब हम डाइड्रेशन कर रहे होते हैं, ये रीजन हमारे पास बफर रीजन कहलाता है। ठीक है, इसीलिए इस रीजन के अंदर ये 25 ml है, तो 12.5 ml के ऊपर हमारे पास पीएच जो है वो पीके के इक्वल होगी। ये एसिटिक एसिड का है, बेसिकली एसिटिक एसिड का पीके 4.76 होता है। तो ये देखें यहाँ पे 12.56 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली ये 4.8 4.7 की रेंज के अंदर पीएच आ रही है। तो ये एसिडिक एसिड है। इससे हम एसिड की भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं पीके डिटर्मिनेशन के बाद। ठीक है, तो एसिड बफर की अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो हमें बफर को समझना है कि बफर में हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 20 ml 0.2 मोलर का एसिटिक एसिड हमने ऐड किया, इसके अंदर 25 ml ऑफ 0.1 मोलर। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ मिलके बफर नहीं बनाती। बफर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस जब हम वीक एसिड में डालेंगे क्या करेगी, वो वीक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास किस तरीके से होगा,
उसके लिए हमें मालूम करना है कि हमने बेस कितनी ऐड की है और हमारे पास एसिडिक एसिड कितना है। तो अगर एक बेस और एक एसिड हम ऐड कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में बफर हमारे पास बनने से पहले हमें देखना होगा कि बफर में क्या क्या रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है। तो बेस हमने कितनी ऐड की है वही हम इसके मिलीमोल्स निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम इनटू द कंसंट्रेशन, इट इज 2.5 मिलीमोल। एसिडिक एसिड टोटल कितना था हमारे पास 20 ml, 0.2 मोलर का, हमने इसके मिलीमोल्स निकाल दिए। अगर हम वीक एसिड के अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ द बेस ऐड कर देंगे कोई बफर नहीं बनेगा, लेकिन अगर वीक एसिड के अंदर हमने लो क्वांटिटी बेस की ऐड की है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी। कितना न्यूट्रलाइज करेगी, 2.5 मिलीमोल कंज्यूम हो जाएंगे एसिडिक एसिड के अंदर से। 4 मिलीमोल टोटल थे, टोटल में से क्या हुआ, रिएक्शन हुआ हमारे पास 1:1 का रेशो है हमारे पास। रिएक्शन क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट और वाटर बना रही है। एसिडिक एसिड हमारे पास कितना था इनिशियली 4 मिलीमोल, इसमें 2.5 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सो 2.5 मिलीमोल सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जितना डाला था वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो गया, कंज्यूम हो गया। अब एसिटिक एसिड हमारे पास कितना बचा, ये दोनों 1:1 के रेशियो से, तो 2.5 मिलीमोल्स ही हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो कंज्यूम हुआ होगा। जब 2.4 में से 2.5 एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो चुका है तो हमारे पास रिमेनिंग कितना रहा, हमने इनको माइनस किया जितनी हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी। सो 4 में से 2.5 को माइनस किया, 1.5 मिलीमोल। सो एक्चुअल में बफर किससे बनता है, सोडियम एसीटेट दैट इज कॉन्जुगेट आयन एंड वीक एसिड। सो वीक एसिड की मिलीमोल्स 1.5, कॉन्जुगेट आयन के मिलीमोल्स 2.5। इसको हम हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, दैट इज पीएच हमेशा किसके इक्वल होती है, पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। इट इज सॉल्ट, सोडियम एसिटेट वीक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट है हमारे पास, सॉरी बेसिक सॉल्ट है हमारे पास ये। तो बेसिक सॉल्ट इसकी मिलीमोल्स हमने ऊपर लिख दिए, यहाँ पे 2.5, इसके मिलीमोल हमने नीचे लिख दिए 1.5 लॉग, और पीके एसिड से रिलेट कर रहा होता है। एसिडिक एसिड का पीके अभी मैंने बताया 4.76 है, तो अगर हमें एसिड का पीके मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं, पीएच मालूम कर सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में इसकी पीएच क्या होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है जिसके अंदर हमने बफर आफ्टर द रिएक्शन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रही है वीक एसिड के साथ और फिर बफर बना रही है। एक और तरीका हमारे पास होता है बफर बनाने का, हम डायरेक्टली हमने क्या किया, एसिटिक एसिड के अंदर सोडियम एसीटेट डाल दिया। अब कोई रिएक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली जो हम कंपोजिशन डाल रहे हैं वो डायरेक्टली मिलीमोल्स को हम इस सॉल्ट एंड एसिटिक एसिड के अंदर प्लेस कर देंगे तो हमारे पास पीएच डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगेन हमने 25 ml 0.1 मोलर का सोडियम एसीटेट डाला था, तो इसके रिस्पेक्ट से हमारे पास मिलीमोल्स आ गए, इसके मिलीमोल्स आ गए, इन दोनों मिलीमोल्स को अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूले में प्लेस किया तो हमारे पास पीएच आ गए। सो इस तरीके से हम पीएच बफर की कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब बफर होगा कब बफर नहीं होगा, तो ये वाली कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। इसीलिए मिलीमोल मेथड की कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाइए और बफर आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आयंस को देखते हुए हम बता सकते हैं कि कौन सा आयन जो है वो वीक है, कौन सा आयन हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, कौन से एसिडिक सॉल्ट होते हैं और कौन से बेसिक सॉल्ट होते हैं, कौन से न्यूट्रल होते हैं। अगर हमारे एनाइंस क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हैं या क्लोरेट परक्लोरेट ब्रोमेट वगैरह हैं, नाइट्रेट हैं, सो ये दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एनाइन, एंड ये कैटाइन जो है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के कैटाइन है। तो इस तरह का सॉल्ट हो, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमेट है, तो ये वाले सॉल्ट हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, इनकी पीएच भी 7 होती है। ये आयन जिसके अंदर कार्बोनेट हो गया, साइनाइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये बेसिक एनाइन है। बेसिक एनाइन क्यों, फ्लोराइड एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना सकता है, एसीटेट आयन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एसिडिक एसिड बना सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ये बाइकार्बोनेट भी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कार्बोनिक एसिड बना सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास बेसिक सॉल्ट हैं। अगर सोडियम क्लोराइड भी हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वहां पे भी वही इक्विलिब्रियम जनरेट होगा थोड़ा सा।
और ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, एसिडिक सॉल्ट हैं। एसिडिक सॉल्ट मीन ये प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लाइक अमोनियम आयन अगर है तो क्या कर सकता है, एक प्रोटॉन डोनेट करके अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो सकता है, अमोनिया बेस में कन्वर्ट हो सकता है। सो आज के लिए हम यहीं तक एंड करते हैं।